डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ तक हमने रेस्पिरेशन में कंसेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, और उसके बाद हमने रेस्पिरेशन प्लांट्स को डिस्कस किया है, और उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एनिमल्स को डिस्कस किया है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह इन ऑर्गन सिस्टम्स में जो एक ऑर्गन सिस्टम है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे, वहां पे मल्टीपल ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, उसके साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, जैसे माउथ था, वहां पे फूड पाइप थी, वहां पे इसोफेगस था, वहां पे स्टोमक, इंटेस्टाइनस, लिवर था एक साइड में, और दूसरे साइड में पैनक्रियाज था। ये सारे ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते थे और ये कलेक्टिवली एक लार्ज फंक्शन को अंजाम देते थे, दैट इज द डाइजेशन ऑफ फूड। इसी तरह जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहां पे भी मल्टीपल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो कलेक्टिवली एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सेम जो ह्यूमन बीइंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और ये कलेक्टिवली एक लार्ज फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दैट इज द रेस्पिरेशन ह्यूमन्स। तो यहाँ पे अगर हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे, इसमें कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, और उसके बाद एक एक करके हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट होता है जिनको हम नाम देते हैं नॉस्ट्रल्स। जो फर्स्ट पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है उनको हम नाम देते हैं नॉस्ट्रल्स। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम माउथ नाम देते हैं, जो ओपनिंग होती है, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे फेस पे प्रेजेंट होता है, सेम यहाँ पे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं ये ह्यूमन बीइंग्स के या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है जहां से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। और नॉस्ट्रल्स के बाद जो वहां पे दूसरा पार्ट प्रेजेंट होता है, दूसरा रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं नेजल कैविटी। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ के बाद बकल कैविटी प्रेजेंट थी, सेम यहाँ पे नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल कैविटी प्रेजेंट है। उसके बाद जो यहाँ पे थर्ड पार्ट प्रेजेंट है दैट इज फ्रैंक्स। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है, जब हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, वहां पे जो फ्रैंक्स होता है ये कॉमन पैसेज होती है बिटवीन जो बकल कैविटी और नेजल कैविटी होती है, ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं एक रीजन पे, एक पॉइंट पे, जिसको हम नाम देते हैं फ्रैंक्स। तो मींस यहाँ पे भी नेजल कैविटी के बाद फ्रैंक्स आता है, और फ्रैंक्स के बाद यहाँ पे और एक रीजन आता है, और एक ऑर्गन आता है, और एक पार्ट आता है जिसको हम नाम देते हैं ट्रैकिया। जिस तरह वहां पे फूड पाइप प्रेजेंट थी जिसको हम नाम देते थे इसोफेगस, यहाँ पे भी विंड पाइप प्रेजेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद यहाँ पे स्टार्ट होते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद वहां पे शुरुआत हो जाती है लंग्स की। सेम वहां पे स्टोमक आ जाता था, स्टोमक के बाद वहां पे इंटेस्टाइन्स आ जाते थे, और इंटेस्टाइन्स में वहां पे डिफरेंट रीजन्स होते हैं, वो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करने हैं। लेकिन यहाँ पे जब ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, ये ब्रोंकाई बनाता है, और ये ब्रोंकाई एंटर करते हैं लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं, ये वहां पे ब्रैंक्यूल्स बनाते हैं। और ब्रैंक्यूल्स का जो फाइनल पार्ट होता है, फाइनल रीजन होता है, फाइनल पॉइंट होता है, जिनको हम नाम देते हैं एल्वियोलर सैक्स। वहां पे लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिस तरह वहां पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि माउथ से लेकर एनस तक जो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सेम यहाँ पे नॉस्ट्रल से लेकर जो एल्वियोलर सैक्स तक यहाँ पे एक सिस्टम बन जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गन्स, विद द हेल्प ऑफ दिस रीजन्स, और विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट्स। ये कलेक्टिवली यहाँ पे बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग्स। तो ये मल्टीपल पार्ट्स होते हैं जो कलेक्टिवली यहाँ पे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब हम इन पार्ट्स को एक एक करके, इन रीजन्स को एक एक करके यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है और किस पार्ट की क्या फंक्शन होती है, और जो वहां पे मल्टीपल ऑर्गन्स है, मल्टीपल पार्ट्स है यहाँ पे, उनको हम डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, दैट इज नॉस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी से, क्योंकि वहां पे भी हमने डिस्कस किया है फर्स्ट माउथ को, और यहाँ पे भी हम स्टार्ट करेंगे नॉस्ट्रल्स और नेजल कैविटी से। जो यहाँ पे नॉस्ट्रल्स होते हैं इनको हम नाम देते हैं नेजल ओपनिंग्स, इनको हम नाम देते हैं नेजल ओपनिंग्स। जो हमारी नोज है, जो हमारी फेस पे नोज है, इसके जो फ्रंट पे ये दो ओपनिंग्स होती है, इनको हम नाम देते हैं नॉस्ट्रल्स। जिस तरह वहां पे बकल कैविटी का जो फ्रंट पार्ट होता था, जहां से ओपनिंग स्टार्ट हो जाती थी, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम नाम देते थे माउथ, दैट इज बॉर्डर्ड बाय द अपर एंड लोअर लिप। सेम यहाँ पे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये हमारे जो नोज की जो दो ओपनिंग्स है उनको हम नाम देते हैं नेजल ओपनिंग्स, या इनको हम नाम देते हैं नॉस्ट्रल्स। ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं या जो नेजल ओपनिंग्स होते हैं, इनकी मदद से हम क्या करते थे, जिस तरह हम माउथ की मदद से फूड को इनटेक करते थे, सेम ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नेजल ओपनिंग्स होते हैं, इनकी मदद से हम एयर को विड्रा करते हैं इनटू द नेजल कैविटी, दैट इज विड्रा एयर इनटू नेजल कैविटी। इसकी मदद से हम एटमॉस्फेयर से एयर को विड्रा करते हैं, इसको लेते हैं अंदर की तरफ ले जाते हैं, और वो नेजल कैविटी में पहुंच जाता है।
जब हम फूड खाते थे हम माउथ को ओपन करते थे और हमारा फूड बकल कैविटी में चला जाता था। सेम यहाँ पे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नेजल ओपनिंग्स होते हैं, इन्हीं नेजल ओपनिंग्स की मदद से हम एटमॉस्फेयर से, अपने एनवायरनमेंट से एयर को इनटेक करते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर को एब्जॉर्ब करते हैं, विड्रा करते हैं इनटू द नेजल कैविटी, और वो नेजल कैविटी के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखेंगे, ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है, सपोज ये एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो फ्रंट पे यहाँ पे दो सर्कुलर पार्ट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये जो दो ओपनिंग्स होती हैं, इन दो ओपनिंग्स को हम नाम देते हैं नॉस्ट्रल्स। इन ओपनिंग्स को हम नाम देते हैं नॉस्ट्रल्स, और इन्हीं की मदद से हम एटमॉस्फेयर से एयर को इनटेक करते हैं, और इन्हीं की मदद से हम एटमॉस्फेयर से एयर को विड्रा करते थे, और वो कहां पहुंच जाता था, वो हमारे नेजल कैविटी में पहुंच जाता है। तो एयर नेजल कैविटी के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे, ये जो नेजल कैविटी होती है, जिस तरह बकल कैविटी होती है, इसी तरह जो नेजल कैविटी है ये सेपरेट होती है बकल कैविटी से या ओरल कैविटी से, सेपरेटेड फ्रॉम बकल कैविटी, या जिसको हम और एक नाम देते हैं ओरल कैविटी। ये सेपरेट होती है किससे, बकल कैविटी या ओरल कैविटी से, विद द हेल्प ऑफ ए बोनी प्लेट। जो वहां पे हार्ड बोनी प्लेट होता है, जो वहां पे नेजल कैविटी और बकल कैविटी को आपस में सेपरेट करता है। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, वहां पे स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो वहां पे जो बकल कैविटी थी, सेपरेटेड फ्रॉम द नेजल कैविटी बाय अ हार्ड बोनी प्लेट, जिसको हम प्लेट नाम देते थे। सेम वही प्लेट यहाँ पे भी प्रेजेंट है, जो एक हार्ड बोनी प्लेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो वहां पे बकल कैविटी का रूफ होता है और नेजल कैविटी का फ्लोर बन जाता है यहाँ पे। तो ये हार्ड बोनी प्लेट इस नेजल कैविटी को बकल कैविटी से सेपरेट करता है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, ये जो लोअर पार्ट है ये बकल कैविटी है, बकल कैविटी के ऊपर यहाँ पे ये जो हार्ड प्लेट होता है, बोनी प्लेट होता है, ये इस नेजल कैविटी को सेपरेट करता है। किससे, ये बकल कैविटी या ओरल कैविटी को, ओरल कैविटी से इसको सेपरेट करता है। तो दैट इज, ये प्लेट है, ये नीचे बकल कैविटी है, और ऊपर यहाँ पे नेजल कैविटी है, एंड सी दैट इज नेजल कैविटी। ये हो गया एक पॉइंट। और उसके बाद अगर हम फिर से नेजल कैविटी को देखेंगे, जो नेजल कैविटी होती है, इट इज इंटरनली सेपरेटेड बाय अ सेप्टम। जो नेजल कैविटी होती है, नेजल कैविटी के अंदर वहां पे एक सेंट्रल सेप्टम प्रेजेंट होता है। सेंट्रल सेप्टम मींस जो हमारी नेजल कैविटी होती है, इस नेजल कैविटी के बीच में वहां पे पर्दा लगा होता है, वहां पे एक सेंट्रल सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो इस नेजल कैविटी को टू पेयर्स में या वहां पे टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। वहां पे इस नेजल कैविटी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वहां पे दो पैसेजेस बन जाते हैं, वहां पे दो नेजल पैसेजेस बन जाते हैं। जब ये नेजल कैविटी में जो सेंट्रल सेप्टम होता है, ये उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वहां पे बन जाता है पेयर ऑफ नेजल पैसेज। एक पेयर बन जाती है किसकी, नेजल पैसेज। एक पेयर मींस दैट इज टू नेजल पैसेजेस वहां पे बन जाते हैं। तो अगर आप अपने नाक को देखोगे, वहां पे नोज को, जो नोज का स्ट्रक्चर उसको देखेंगे, फ्रंट पार्ट से वहां पे दो नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, नेजल ओपनिंग्स होते हैं, लेकिन सेंटर पार्ट में वहां पे एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो इस नेजल कैविटी को सेंटर में से डिवाइड करता है, इसको दो पैसेजेस में डिवाइड करता है, उसको दो नेजल पैसेजेस में डिवाइड करता है, और ये फाइनली वहां पे पीछे की तरफ जाते हैं, जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स बन जाते हैं वहां पे। तो मीन जो नेजल कैविटी है, वहां पे सेंटर में सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, वहां पे टू नेजल पैसेजेस बन जाते हैं, जिसके जरिए से एयर को विड्रा किया जाता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये बीच में यहाँ पे एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रल सेप्टम। ये सेंट्रल सेप्टम प्रेजेंट होता है, तो एक साइड में एक नेजल पैसेज बन जाती है, यहाँ पे एक नेजल पैसेज और यहाँ पे और एक नेजल पैसेज बन जाती है। तो मींस जो हमारी नेजल कैविटी होती है, ये दो नेजल पैसेजेस में डिवाइड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल सेप्टम। अब इसके बाद अगर हम और आगे देखेंगे, यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इंटरनली इस नेजल कैविटी को देखेंगे, जो यहाँ पे दो नेजल पैसेजेस होते हैं, अगर हम इसको इंटरनली देखेंगे, अगर हम इसको इंटरनली देखेंगे, इस नेजल पार्ट को, नेजल पैसेजेस को, दे आर लाइनड बाय सीलेटेड एपिथेलियम, दे आर लाइनड बाय सीलेटेड एपिथेलियम, और उसके साथ साथ वहां पे और एक टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स। म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, ये हमारे नेजल पैसेज की लाइनिंग होती है।
जो हमारी नेजल पैसेज होती है, इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वहां पे इट इज इंटरनली लाइनड बाय द सीलेटेड एपिथेलियम सेल्स। वहां पे सीलेटेड एपिथेलियम सेल्स होते हैं और उसके साथ साथ वहां पे म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन दोनों की काम क्या है, जो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सीलेटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स। ये प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म्स प्लस डस्ट। जब हम एयर को इनटेक करते हैं, जब हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं, तो उस टाइम पे जो इस एयर के अंदर डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं या अदर पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो सीलेटेड एपिथेलियम और म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये उनकी एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, ये उनकी एंट्री से हमें बचाते हैं, कि एंट्री को वहां पे प्रिवेंट करते हैं। और उसके साथ साथ जो और एक उनकी फंक्शन है, ये वहां पे क्या करते हैं, जो हमारी नेजल कैविटी होती है, इसमें जो एयर पहुंच जाता है, जो वहां पे एयर पहुंच जाता है, इट इज वार्मड प्लस मॉइस्टनड। नेजल कैविटी के अंदर इस एयर को वार्म किया जाता है और उसके साथ साथ इसको मॉइस्चर किया जाता है इसके साथ। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमारी नेजल कैविटी परफॉर्म करती है वहां पे। और फाइनली जो ये नेजल कैविटी होती है, इट फाइनली ओपन्स इनटू फ्रैंक्स। ये फाइनली कहां तक पहुंच जाती है, ये फाइनली फ्रैंक्स तक पहुंच जाती है और वहां पे ओपन हो जाती है, वहां पे एंड होती है। जिस तरह हमारी बकल कैविटी थी डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो बकल कैविटी होती थी वो फाइनली एंड होती है फ्रैंक्स में। सेम जो यहाँ पे नेजल कैविटी होती है, ये भी एंड कहां पे हो जाती है, ये भी एंड फ्रैंक्स पे हो जाती है। तो मींस अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो नेजल कैविटी होती है, अब ये एंड हो जाती है इस रीजन में जिसको हम नाम देते हैं फ्रैंक्स। ये फ्रैंक्स में एंटर करती है, फ्रैंक्स में लीड करती है और उसके बाद जो फ्रैंक्स होता है वो अपनी फंक्शन परफॉर्म करता है। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं फ्रैंक्स। तो फ्रैंक्स क्या होता है, इट इज अ कॉमन पैसेज ये कॉमन पैसेज होती है किस किस के लिए, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो मीन्स जब यहां से बकल कैविटी से फूड आ जाता है तो वो भी इसी फ्रैंक्स के जरिए से गुजर जाता है, और जो यहाँ एयर पाई जो नेजल कैविटी है इससे एयर आ जाता है तो वो भी इसी फ्रैंक्स के जरिए से आगे आ जाता है। तो यहाँ पे पीछे से फूड पाइप लगी होती है, इसोफेगस लगा होता है जो नीचे स्टोमक के साथ कनेक्ट होता है, और जो आगे से यहाँ पे विंड पाइप होती है। तो मीन्स ये जो फ्रैंक्स होता है ये कॉमन पैसेज होती है किसके लिए, फॉर फूड एंड एयर। तो यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं होती है, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, यहाँ पे कोई सेप्टम नहीं होता है। दोनों बकल कैविटी से जो फूड निकल के आता है वो भी इसी फ्रैंक्स के जरिए से पास होता है और वो इसोफेगस के अंदर चला जाता है, और यहाँ नेजल कैविटी से जो एयर आता है वो भी इसी फ्रैंक्स के जरिए से पास होता है और वो ट्रैकिया या विंड पाइप के अंदर चला जाता है। और ये जो फ्रैंक्स होता है इट लीड्स टू ट्रैकिया, या जिसको हम और एक नाम देते हैं दैट इज विंड पाइप। तो वहां पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है जो फ्रैंक्स होता है वो फ्रैंक्स इस बकल कैविटी को किसके साथ अटैच करता है, किसके साथ कनेक्ट करता है, इसोफेगस के साथ। लेकिन यहाँ पे ये जो फ्रैंक्स होता है ये यहाँ पे इस नेजल कैविटी को अटैच करता है, इसको कनेक्ट करता है किसके साथ, ट्रैकिया के साथ, इसको ये विंड पाइप के साथ कनेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो वहां पे ट्रैकिया होता है, इस ट्रैकिया के जो फर्स्ट पॉइंट होता है वहां पे जो ओपनिंग होती है, जो वहां पे स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है वहां पे स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम नाम देते हैं ग्लोटिस। जैसे हमने नॉस्ट्रल्स पढ़े हैं जो नेजल कैविटी की ओपनिंग होती है, जो नोज की ओपनिंग होती है, जिनको हम नॉस्ट्रल्स नाम देते हैं, इसी तरह यहाँ पे ये जो विंड पाइप है या जो यहाँ पे ट्रैकिया है, इसकी जो ऊपर ये ओपनिंग है, जो यहाँ पे स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्लिट लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्लोटिस। इस स्लिट लाइक इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं ग्लोटिस, क्योंकि यहाँ से फूड भी गुजर जाता है और इसी फ्रैंक से यहाँ पे एयर भी चला जाता है। तो मे बी समटाइम्स यहाँ पे दोनों की ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो मे बी यहाँ पे जो एयर है वो तो विंड पाइप के अंदर चला जाएगा, लेकिन कभी कभार यहाँ पे जो फूड होता है ये भी इसी विंड पाइप के अंदर चला जा सकता है, ये भी इसी विंड पाइप के अंदर एंट्री कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इस ट्रैकिया का जो ग्लोटिस होता है, इसके ऊपर वहां पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप या लीफ लाइक स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट होता है, जो इस ग्लोटिस को कवर करता है, जो इस ग्लोटिस को ऊपर से ढक के रखता है, उसको ऊपर से क्लोज करता है। और ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस। और ये जो एपिग्लोटिस होता है ये क्या काम करता है, इट प्रिवेंट
entry of food, it prevents entry of food into trachea। ये फूड को ट्रैकिया में एंटर होने से बचाता है, ट्रैकिया में एंटर होने से प्रिवेंट करता है। तो ये होता है फ्रैंकस। और फ्रैंकस जो नेजल कैविटी है इसको किसके साथ कनेक्ट करता है, इसको ट्रैकिया के साथ कनेक्ट करता है, विंड पाइप के साथ कनेक्ट करता है। ये कॉमन पैसेज होती है बिटवीन एयर एंड फूड। लेकिन यहाँ जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, जो सिल्ट लाइक स्ट्रक्चर वहां पे होता है जिसको हम नाम देते हैं ग्लॉटिस। और ये जो ग्लॉटिस होता है इसको ऊपर से एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो इसको प्रिवेंट करता है, जो वहां पे ऊपर से फूड आता है फ्रॉम द बकल कैविटी, वो इसको एंट्री होने से प्रिवेंट करता है, इसको हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस। तो मींस यहाँ पे जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस। और ये फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है इससे, ट्रैकिया से। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा पार्ट जिसको हम नाम देते हैं दैट इज फ्रैंकस। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। अब हम ये डिस्कस करेंगे जो ट्रैकिया होता है और ये जो ब्रोंकाई होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे अपनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये कैसे अपनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो ट्रैकिया होता है जिसको हम और एक नाम देते हैं विंड पाइप देते हैं, इसकी जो लेंथ होती है अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो ये ट्रैकिया या विंड पाइप होता है ये तकरीबन 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो मीन्स यहाँ पे ये जो ट्रैकिया स्टार्ट होता है इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ट्रैकिया होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स। ये जो ट्रैकिया होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। एक तो ये सी शेप्ड होते हैं और उसके साथ साथ ये इनकम्प्लीट होते हैं। और ये जो सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स यहाँ पे ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं, इनकी काम क्या है, दे प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये प्रिवेंट करते हैं विंड पाइप को, या ये प्रिवेंट करते हैं ट्रैकिया को किससे, फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्स होने से इसको बचाते हैं, इसको ये कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। तो मींस ये जो यहाँ पे ट्रैकिया प्रेजेंट है, इस ट्रैकिया के अंदर यहाँ पे सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स इसमें प्रेजेंट होते हैं ये इस ट्रैकिया को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम कोलैप्सिंग। क्योंकि अगर ये कोलैप्स हुआ, अगर इसके जो वाल्स होते हैं अगर वो आपस में फ्यूज हो गए तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। जिस तरह वहां पे फूड पाइप होती है, फूड पाइप में वहां पे कोई भी कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती है, वो वहां पे परस्टिटिक मूवमेंट हो जाती है जहां पे वो फुल एंट्री होने के साथ साथ वो रिलैक्स भी होता है और बैक कंट्रैक्ट भी हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ट्रैकिया होता है, ये कंटिन्यूअसली 24 आवर्स ओपन रहना चाहिए। इसीलिए इसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो ट्रैकिया होता है इसमें जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं क्या वो कंप्लीट होते हैं, क्या वो इनकम्प्लीट होते हैं, या इनकी जो फंक्शन होती है वो क्या होती है, ये इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये इसका और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद इस ट्रैकिया के अंदर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इंटरनल लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग किसकी, इंटरनल लाइनिंग ट्रैकिया की। जो ट्रैकिया होता है जो इसकी इंटरनल लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग में क्या होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है इट इज लाइनड बाय सीलेटेड एपिथेलियम प्लस वहां पे क्या होता है म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, वहां पे प्रेजेंट होते हैं म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स। जिस तरह नेजल कैविटी में वहां पे जो इंटरनल लाइनिंग थी, नेजल लाइनिंग थी, वहां पे सीलेटेड एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट थे, सीलेटेड एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट थी और उसके साथ साथ वहां पे म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट थे। सेम इसी तरह जो ये ट्रैकिया होता है, इस ट्रैकिया के जो इंटरनल लाइनिंग होती है वहां पे सीलेटेड एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, सीलेटेड एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ वहां पे म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और उनकी जो फंक्शन होती है वो भी यही होती है कि ये डस्ट या अदर पार्टिकल्स को एंटर होने से प्रिवेंट करते हैं, जर्म्स को वहां पे रोकते हैं, जर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, ये वहां पे अपनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और एक पॉइंट जो इस ट्रैकिया की रिगार्डिंग है कि इट रन्स डाउन थ्रू द नेक, इट रन्स डाउन
थ्रू नेक रीजन। ये नेक रीजन के जरिए से नीचे आ जाता है, ये नेक रीजन के जरिए से नीचे चला जाता है और ये कहां पहुंच जाता है, एंड एंटर्स इनटू थोरेसिक कैविटी। और ये थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है। तो मीन जो यहां पे ये पार्ट होता है, ये नेक का पार्ट होता है और इसी नेक रीजन के जरिए से ये नीचे चला जाता है। और जब ये नीचे चला जाता है और ये इसमें पहुंच जाता है, इट एंटर्स इनटू द थोरेसिक कैविटी। अब ये थोरेसिक कैविटी में चला जाता है। तो इसके नीचे यहाँ पे जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो यहाँ पे कैविटी बन जाती है, इस कैविटी को हम नाम देते हैं थोरेसिक कैविटी। तो मीन्स ये जो ट्रैकिया होता है 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके साथ साथ इसमें जो लाइनिंग होती है दैट इज इनकम्प्लीट सी शेपर्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे, जो इसको प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग से। और उसके साथ साथ जो इंटरनल लाइनिंग होती है वहां पे सीलेटेड एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और ये किस रीजन, किस पार्ट से नीचे की तरफ चला जाता है, ये नेक रीजन के जरिए से नीचे बॉडी में पहुंच जाता है और ये थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है। अब जब ये ट्रैकिया थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है, जब ये ट्रैकिया थोरेसिक कैविटी में पहुंच जाता है, तो वहां पे क्या होता है, इट डिवाइड्स इनटू, ये डिवाइड हो जाता है किसमें, इनटू टू ब्रोंकाई। ये डिवाइड होता है वहां पे दो ब्रोंकाई में, और इनका जो सिंगुलर होता है दैट इज ब्रोंकस, सिंगुलर ब्रोंकस है। लेकिन ये जो वहां पे ट्रैकिया होता है, ये दो ब्रोंकस में वहां पे डिवाइड होता है। सो मीन्स ये यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये ट्रैकिया है, जिसको हम नाम देते हैं विंड पाइप या ट्रैकिया। और जब ये नीचे चला जाता है, तो अब ये एक साइड से इस रीजन में चला जाता है और जो दूसरी ब्रांच निकल के वहां पे चले जाते हैं, एक लेफ्ट साइड में आ जाती है, दूसरी राइट साइड में आ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो जब ट्रैकिया डिवाइड होता है, तो वहां पे दो ब्रोंकाई बन जाते हैं। एक ब्रोंकस राइट साइड की तरफ चला जाता है और जो दूसरा ब्रोंकस होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। और ये जो ब्रोंकस होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, ये लंग्स में एंटर करते हैं। तो उसके बाद जब ये ब्रोंकस लंग्स के अंदर चले जाते हैं और लंग्स में फिर से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये ब्रोंकस है और यहाँ पे ये भी ब्रोंकस प्रेजेंट है यहाँ पे। तो मीन ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। और जब ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, जब ये लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं, तो लंग्स के अंदर वहां पे डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड। तो ये वहां पे फिर से डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब ये लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वहां पे कंडीशन अलग होती है। वहां पे राइट लंग में वहां पे 3 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, 3 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। लेकिन जब ये लेफ्ट लंग में चला जाता है, तो वहां पे सिर्फ 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। तो मीन्स यहाँ पे ये जो ब्रोंकाई होता है, एक ब्रोंकस होता है यहाँ पे। जब ये राइट लंग में चला जाता है, जब ये राइट लंग में पहुंच जाता है, तो राइट लंग में एंटर करने के साथ ही इसके साथ क्या होता है, ये 3 ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। इसको 3 ब्रोंकाई बन जाते हैं, ये डिवाइड हो जाता है और ये 3 ब्रोंकाई वहां पे बनाता है। लेकिन जो यहाँ पे लेफ्ट लंग होता है, इसमें जब ये ब्रोंकस एंटर करता है, तो ये सिर्फ 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ से क्या होता है कि ये जो लेफ्ट लंग होता है या राइट लंग होता है, राइट लंग में यहाँ पे लंग के 3 लोब्स होते हैं, 3 लोब्स बन जाते हैं। ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये तीसरा लोब है। लेकिन जो यहाँ पे लेफ्ट लंग होता है, यहाँ पे सिर्फ 2 लोब्स होते हैं लंग्स के। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, रेडियोजन के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो राइट लंग होता है, इसमें जब ये ब्रोंकस एंटर करता है, इट डिवाइड्स इनटू 3 ब्रोंकाई। ये 3 ब्रोंकाई में रिडिवाइड हो जाता है एंड एंटर इनटू 3 लोब्स ऑफ राइट लंग। जब ये राइट ब्रोंकस राइट लंग के अंदर चला जाता है, जब ये राइट लंग में पहुंच जाता है, तो वहां से फिर से रिडिवाइड हो जाता है और वहां पे फर्दर 3 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। और ईच ब्रोंकस वहां पे किसमें एंटर हो जाता है, जो इस राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं, इनमें एंटर करता है। और इसी तरह यहाँ पे जो लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग में जब ये डिवाइड करता है, फिर से डिवाइड हो जाता है और वहां पे कितने ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, वहां पे 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। और ये जो 2 ब्रोंकाई होते हैं, वहां पे दे एंटर किसमें करते हैं, 2 लोब्स में।
जो वहां पे लंग होता है, इसके जो दो लोब्स होते हैं, एक लोब में एक ब्रोंकस चला जाता है और दूसरे लोब में दूसरा ब्रोंकस चला जाता है। सेम यहाँ पे जो राइट लंग होता है, एक लोब में एक ब्रोंकस चला जाता है, दूसरे लोब में दूसरा ब्रोंकस चला जाता है और तीसरे लोब में तीसरा ब्रोंकस चला जाता है। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको हमें याद रखना है कि ये जो राइट लंग होता है, जो यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकस होता है, जब ये रेडिवाइड हो जाता है तो ये सेकेंडरी ब्रोंकस वहां पे बनाते हैं। यहाँ पे राइट लंग में 3 ब्रोंके बन जाते हैं, लेकिन जो लेफ्ट लंग होता है वहां पे सिर्फ 2 ब्रोंके बन जाते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये अब लंग्स तक पहुंच जाता है। अब ब्रोंके के बाद वहां पे ये जो ब्रोंके होते हैं, ये फिर से रिडिवाइड हो जाते हैं, ये फिर से स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं ब्रैंक्यूलस। और फाइनली ये जो ब्रैंक्यूलस होते हैं, दे गिव राइज टू द स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम नाम देते हैं एल्वियोलर सैकस, जिनको हम नाम देते हैं एल्वियोलर सैकस। वहां पे लार्ज नंबर ऑफ फाइन सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं एट द टर्मिनल पॉइंट पे, जिनको हम नाम देते हैं एल्वियोलर सैकस। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रैंक्यूलस एंड एल्वियोलर सैकस, और फाइनल पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे लंग्स को। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज ब्रैंक्यूलस एंड एल्वियोलर सैकस। यहां तक हमने नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी वो भी डिस्कस किया है, ट्रैकिया को डिस्कस किया है, ब्रोंकस को डिस्कस किया है। और जब ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकस जब एंटर करता है लेफ्ट लंग और राइट लंग में, तो यहाँ पे फिर से डिवाइड हो जाता है। और राइट लंग में ये 3 ब्रोंके में डिवाइड होता है और लेफ्ट लंग में ये 2 ब्रोंके में डिवाइड होता है। और यहाँ पे एंटर 3 लोब्स में करता है और वहां पे 2 लोब्स में एंटर करता है। अब इन लंग्स के अंदर जब ये ब्रोंकाई डेवलप हो जाते हैं, अब उनके साथ वहां पे क्या होता है, वो वहां पे फिर से रिडिवाइड हो जाते हैं। तो जब ये ब्रोंकाई वहां पे लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं, इनसाइड लंग्स, इनके साथ क्या होता है, दीज डिवाइड एंड रिडिवाइड्स, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड हो जाते हैं, ये फिर से वहां पे रिडिवाइड हो जाते हैं। जब ये वहां पे डिवाइड एंड रिडिवाइड हो जाते हैं, तो ये फाइनली वहां पे फाइन ब्रांचेस बनाते हैं। ये वहां पे फाइन ब्रांचेस बनाते हैं, ये स्मॉल ब्रांचेस वहां पे बनाते हैं। जब यहाँ पे ये जो ब्रोंकस होता है, ये यहाँ से रिडिवाइड हो जाता है, ये यहाँ से लार्ज नंबर ऑफ फाइन ब्रांचेस बनाते हैं। सेम ये भी यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ, इस तरह यहाँ से भी लार्ज नंबर ऑफ फाइन ब्रांचेस बनाते हैं। और इन फाइन ब्रांचेस को हम नाम देते हैं ब्रैंक्यूल्स। ये जो वहां पे फाइन ब्रांचेस बन जाते हैं, इन फाइन ब्रांचेस को हम नाम देते हैं ब्रैंक्यूल्स। अब यहाँ पे ये जो ब्रोंकस और इसके साथ ये जो ब्रैंक्यूल्स बन जाते हैं, इसको हम नाम देते हैं ब्रोंकियल ट्री। सपोज अगर ये यहाँ पे एक ब्रोंकस है, जब ये ब्रोंकस डिवाइड एंड रिडिवाइड हो जाता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ फाइन ब्रांचेस बन जाते हैं। ये जो ब्रोंकस अलोंग विद द ब्रैंक्यूल्स, इसको हम नाम देते हैं ब्रोंकियल ट्री। ये कैसे बन जाता है, जब इस ब्रोंकस की डिवाइड हो जाता है और फिर से रिडिवाइड हो जाता है, तो वहां पे लार्ज नंबर ऑफ फाइन ब्रांचेस बन जाते हैं। तो ये जो ब्रोंकस है अलोंग विद द ब्रैंक्यूल्स, मींस ब्रोंकस, उसके साथ ये जो ब्रैंक्यूल्स वहां पे डेवलप हो जाते हैं, ये कलेक्टिवली एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ब्रोंकियल ट्री। तो मींस ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ब्रोंकियल ट्री। अब ये जो जब ये फाइन ब्रांचेस बन जाते हैं, ब्रैंक्यूल्स बन जाते हैं, उनको वहां पे फिर से रिपीटेड डिवीजन हो जाते हैं, फिर से वो डिवाइड हो जाते हैं, फिर से वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। तो ये जो ब्रैंक्यूल्स वहां पे डेवलप हो जाते हैं, ये ब्रैंक्यूल्स क्या करते हैं, दे एंड्स इनटू ए, या दे फाइनली एंड इनटू ए क्लस्टर ऑफ टिनी सैकस कॉल्ड द एल्वियोलाई सैकस। ये फाइनली डिवीजन की मदद से वहां पे फाइनल पॉइंट पे स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्मॉल एयर सैकस बनाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं एल्वियोलाई सैकस। तो मींस यहाँ पे जब ये ब्रैंक्यूल्स यहाँ पे बन जाते हैं, इनको फिर से रिडिवीजन हो जाता है और यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे, टर्मिनल पॉइंट पे स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, क्लस्टर्स बनाते हैं, जिन क्लस्टर्स या जिन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं एल्वियोलाई सैकस। तो यहाँ पे जो हर कोई ब्रैंक्यूल होता है, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज क्लस्टर्स ऑफ वहां पे सैकस बन जाते हैं, एयर सैकस बन जाते हैं। तो इन एयर सैकस को हम नाम देते हैं एल्वियोलाई सैकस। अगर हम इस पॉइंट पर यहाँ पे हम जूम करेंगे, देखेंगे कि ये फाइन ब्रैंक्यूल्स होते हैं और वहां पे लार्ज क्लस्टर ऑफ ये एयर सैकस बन जाते हैं, जिन एयर सैकस को हम नाम देते हैं एल्वियोलाई सैकस। तो ये एंड पॉइंट पे होता है, टर्मिनल पॉइंट पे होता है, जब ब्रैंक्यूल्स की रिड्यूजन हो जाता है, फिर से रिपीटेड डिवाइड हो जाता है, वहां पे ये क्लस्टर बन जाते हैं, ग्रुप्स बना जाते हैं इन एल्वियोलाई सैकस की। अब ये जो एल्वियोलाई सैकस होते हैं, दे आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज और दे आर द एक्चुअल साइट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज। ये जो एल्वियोलाई सैकस होते हैं, यही फंक्शनल यूनिट्स होते हैं फॉर द गैसेस एक्सचेंज। जो हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म हो जाती है, जब लंग्स और ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज के दरमियान गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, तो ये जो एल्वियोलाई सैकस होते हैं, यही एक्चुअल साइट्स है जहां पे गैसेस एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड देयर लंग्स। जो एल्वियोलाई सैकस होते हैं, ये फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, ये फाइनल यूनिट्स होते हैं, या ये एक्चुअल साइट्स होते हैं जहां से गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म हो जाता है, जहां पे एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म हो जाता है।
और ये जो एल्वेओलर सैक्स होते हैं इनमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दे आर कवर्ड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इनको बाहर से ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, इनको बाहर से जो ब्लड वेसल्स होते हैं जब वो डिवाइड हो जाते हैं वहां पे ब्लड कैपिलरीज बन जाते हैं, यही ब्लड कैपिलरीज इन एल्वेओलर सैक्स को बाहर से कवर करते हैं। सपोज अगर ये यहाँ पे एक एल्वेओलर सैक है, यहाँ पे स्मॉल एल्वेओलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो एल्वेओलर सैक होता है यहाँ पे बाहर से कवर किया होता है, इस पे फाइन ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जिन ब्लड कैपिलरीज के दरमियान वहां पे गैस एक्सचेंज परफॉर्म हो जाता है, जहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैपिलरीज से एल्वेओलर सैक्स के अंदर चला जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो एल्वेओलर सैक से वहां पे ब्लड में चला जाता है, ब्लड कैपिलरी में चला जाता है। तो मींस ये एक्चुअल यूनिट्स होते हैं, फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, जहां पे एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जो इन एल्वेओलर सैक्स को कवर करते हैं। और अगर हम एक मैच्योर लंग को देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एल्वेओलर सैक्स कितने प्रेजेंट होते हैं, अबाउट 3 to 400 मिलियन एल्वेओलर सैक्स वहां पे मैच्योर लंग्स में वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी ब्रांक्यूल्स एंड एल्वेओलाई। तो मींस यहाँ पे जब जो ब्रांकस होता है या जो ब्रांके होते हैं जब ये लंग्स के अंदर एंटर करते हैं, ये रिडिवाइड हो जाते हैं, फिर से वहां पे मल्टीपल ब्रांके बनाते हैं, और लंग्स के अंदर फिर से उनका डिवीजन होता है, फिर से रिपीटेड डिवाइड हो जाते हैं, वो फाइन ब्रांचेस बनाते हैं जिनको हम नाम देते हैं ब्रांक्यूल्स। और ये जो ब्रांच अलॉन्ग विद द ब्रांक्यूल्स इसको हम ब्रांकियल ट्री नाम देते हैं। और फाइनली ये जो ब्रांक्यूल्स होते हैं जब इनकी फर्दर डिवीजन हो जाती है, ये वहां पे क्लस्टर ऑफ टिनी एयर सैक्स बनाते हैं जिनको हम नाम देते हैं एल्वेओलर सैक्स। और ये जो एल्वेओलर सैक्स होते हैं दे आर द एक्चुअल साइट या फंक्शनल साइट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज, और इनके बाहर से वहां पे कवरिंग होती है, या कवर किसकी मदद से होते हैं, बाय द नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, जहां पे गैस एक्सचेंज परफॉर्म होता है, जहां पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड द लंग्स के दरमियान होता है। और ये जो नंबर ऑफ एल्वेओलर सैक्स होते हैं एक मैच्योर लंग में, दैट इज अबाउट 300 to 400 मिलियन एल्वेओलर सैक्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम फाइनल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज लंग्स, जिसमें ये ब्रोंकाई, ब्रांक्यूल्स और एल्वेओलर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, कि ये जो लंग्स होते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब हम लंग्स देखेंगे कि लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो लंग्स है, एक ह्यूमन बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो मीन्स इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमन बॉडी है इसमें 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। एक साइड जो एक लंग होता है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, दूसरा राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जिनको नाम देते हैं लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। तो मीन्स ये कलेक्टिवली वहां पे एक पेयर ऑफ लंग्स बनाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में एक पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये जो लंग्स होते हैं स्पॉन्जी होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, उसके साथ साथ दे आर हाईली इलास्टिक, इनमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ये एक्सपैंड हो जाते हैं और फिर से वापस कंट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड दे आर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, उनका जो स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पे होते हैं। और अगर हम देखेंगे जो उनकी शेप होती है, दे आर कोन शेप्ड, जो उनकी शेप होती है सिमिलर टू द कोन, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो लंग्स होती है, अगर यहाँ पे देखेंगे उनका जो शेप होती है दैट इज कोन शेप्ड होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, ये हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। एक तो नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है, और एब्डोमेन से ऊपर जो वहां पे कैविटी बन जाती है जिनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम नाम देते हैं थोरेसिक कैविटी। तो ये जो लंग्स होते हैं, जो इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लंग्स को देखेंगे कि ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, उनके नीचे वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जो इन लंग्स की लोअर सरफेस होती है, इट रेस्ट्स ऑन द डायफ्राम, ये एक मस्कुलर ऑर्गन पे रेस्ट करती है, जो इसका फ्लोर बनाता है, जो थोरेसिक कैविटी का फ्लोर बनाती है वहां पे, उसको हम नाम देते हैं डायफ्राम। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये नीचे ये लॉन्ग डोम शेप्ड ऑर्गन है, यहाँ पे इस लॉन्ग डोम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन को हम नाम देते हैं डायफ्राम। और ये जो डायफ्राम होता है ये इस थोरेसिक कैविटी का फ्लोर बनाते हैं, जिसपे लंग्स रेस्ट करते हैं, जिसपे लंग्स नीचे से अटैच होते हैं, इस डायफ्राम के साथ एक रेस्ट करते हैं। और ये जो डायफ्राम होता है ये इस थोरेसिक कैविटी का फ्लोर बनाता है। और इसके बाद अगर हम लंग मेम्ब्रेन्स को देखेंगे, ये जो लंग्स होते हैं इसमें जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, कौन कौन से मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। जो लंग्स होते हैं दे आर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स, जो लंग्स होते हैं इनमें 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उनको कहते हैं दे आर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स या डबल लेयर्ड ऑर्गन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वहां पे उनको हम नाम देते हैं प्लेura। जो लंग्स में वहां पे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम नाम देते हैं प्लेura। और ये जो लंग्स होते हैं इनमें 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उनको कहते हैं दे आर डबल लेयर्ड ऑर्गन्स, दे आर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन ऑर्गन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और इन मेम्ब्रेन्स को हम नाम देते हैं प्लेura। अब कौन कौन सा ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक को हम नाम देते हैं विसरल प्लेura और दूसरे को हम नाम देते हैं पैरेटियल प्लेura। जो विसरल प्लेura होता है ये जो लंग सरफेस को कवर करता है, जो यहाँ पे इन लंग्स की सरफेस को ऊपर से यहाँ से कवर करता है, जो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं विसरल प्लेura, दैट इज वीपी। जो विसरल प्लेura होता है, जो फर्स्ट कवरिंग होती है, जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होता है, ये काम क्या करता है, इट कवर द सरफेस ऑफ द लंग्स, ये लंग्स की सरफेस को कवर करते हैं, और इस मेम्ब्रेन या इस प्लेura को हम नाम देते हैं विसरल प्लेura। और इसके बाद जो दूसरा पैरेटियल प्लेura होता है, इट लाइन्स द चेस्ट कैविटी, जो यहाँ पे चेस्ट कैविटी होती है जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो बाहर का मेम्ब्रेन है यहाँ पे, जो इस चेस्ट कैविटी पे यहाँ पे लाइन करता है, इसको कवर करता है, और इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं पैरेटियल प्लेura।
तो ये दो प्लूरा, ये दो मेम्ब्रेन्स वहां पे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। एक को हम नाम देते हैं विसरल प्लूरा जो लंग सरफेस को वहां पे कवर करता है, और दूसरे को हम नाम देते हैं पैराटियल प्लूरा जो वहां पे चेस्ट कैविटी को वहां पे कवर करता है, चेस्ट कैविटी को वहां पे लाइन करता है। तो ये दो मेम्ब्रेन्स होते हैं इन लंग्स में। और उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान वहां पे स्पेस प्रेजेंट होती है। ये जो बीच की स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये तो पैराटियल प्लूरा है, ये विसरल प्लूरा है। इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान यहाँ पे एक स्पेस डेवलप हो जाती है, एक कैविटी डेवलप हो जाती है, कैविटी बन जाती है। और ये जो कैविटी होती है इसको हम नाम देते हैं प्लूरल कैविटी। ये जो विसरल प्लूरा एंड पैराटियल प्लूरा के दरमियान वहां पे कैविटी बन जाती है, इस कैविटी को हम नाम देते हैं प्लूरल कैविटी। और ये जो कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी होती है, इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये जो लंग मेम्ब्रेन्स के दरमियान वहां पे कैविटी बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी के अंदर यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे प्लूरल कैविटी है और इस प्लूरल कैविटी के अंदर यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइड। और ये जो प्लूरल फ्लूइड वहां पे होता है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है वहां पे ड्यूरिंग द ब्रीथिंग के एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक तो ये लंग मेम्ब्रेन्स को लुब्रिकेट करता है। जब इनको लुब्रिकेट करता है तो मींस ये वहां पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये जो जब ये लंग्स एक्सपैंड और कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो वहां पे एक्ट करता है एज ए लुब्रिकेट। ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है इसको ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान लुब्रिकेशन की काम करता है, जिसकी वजह से वहां पे इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जब ये वहां पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है तो जिससे आसानी हो जाती है, या जो हमारा गैस एक्सचेंज होता है वो एफिशिएंटली हो जाता है, वहां पे जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रीदिंग में। अगर वहां पे लुब्रिकेट या प्लूरल फ्लूइड नहीं होगा तो वहां पे लुब्रिकेशन कम होगी, और जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन डेवलप हो जाती है दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान, और इनको एक्सपैंड या कंट्रैक्ट होने में मुश्किल हो जाएगा, और जो हमारी ब्रीदिंग को वहां पे डैमेज कर सकता है, जो हमारी ब्रीदिंग प्रेस को वहां पे रिड्यूस कर सकता है। इसीलिए जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये लुब्रिकेशन का काम करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ब्रीदिंग। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लंग्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये इलास्टिक स्पॉन्जी कोन शेप्ड होता है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और जो इसकी लोअर सरफेस होती है डायफ्राम के साथ रेस्ट करती है। जो डायफ्राम होता है ये थोरेसिक कैविटी का जो फ्लोर होता है उसको कंस्ट्रक्ट करता है, उसको बनाता है। और जो लंग मेम्ब्रेन्स होते हैं, टू मेम्ब्रेन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं प्लूरा। एक तो विसरल प्लूरा होता है और दूसरा पैराटियल प्लूरा होता है। जो विसरल प्लूरा होता है ये लंग सरफेस को कवर करता है, और जो पैराटियल प्लूरा होता है ये चेस्ट कैविटी को वहां पे कवर करता है। और इन दो दरमियान के वहां पे कैविटी बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं प्लूरल कैविटी, और इस कैविटी के अंदर वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइड। और वहां पे क्या करता है, ये लुब्रिकेशन की काम करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिसकी मदद से हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जो ह्यूमन बॉडी में परफॉर्म होता है उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, वहां पे गैसेस एक्सचेंज कैसे परफॉर्म हो जाता है।